हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल KRS क्लासेस में। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करने वाला है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास विज्ञान का अध्याय नंबर 2। तो देखिए, अध्याय नंबर 2 का नाम क्या होने वाला है। अध्याय नंबर 2 का नाम होने वाला है अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, इस लेक्चर में हम अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में बिल्कुल बेसिक से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको इस अध्याय के PDF नोट चाहिए हैंड रिटन, बिल्कुल फ्री, कैसे चाहिए, बिल्कुल फ्री चाहिए, तो आप हमें कमेंट करें। ठीक है, कि हमको ये नोट चाहिए सर, तो हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये हैंड रिटन नोट, बिल्कुल प्यारे से नोट आपको भेज देंगे टेलीग्राम से या व्हाट्सएप से। ओके, तो देखिए, मेरी आपसे एक ही गुजारिश होने वाली है। क्या है वो गुजारिश? कि वीडियो को तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। ओके, तो देखिए, हम बिना टाइम खराब किए अपने टॉपिक पर आते हैं कि हम इसमें सबसे पहले इस अध्याय में क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं अम्ल, यानी कि एसिड। तो दोस्तों देखो, आपने खाने में भी नींबू, दही, अंगूर, ये सब चीज़ें खाई होंगी, तो आपने इनके स्वाद को भी बिल्कुल महसूस किया होगा। आपने महसूस किया होगा कि इनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। यानी कि जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनको क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। यानी कि उनके अंदर क्या छुपा हुआ होता है, अम्ल उपस्थित होता है या छुपा हुआ होता है। ओके, देखिए, अम्ल देखते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। उनको क्या कहेंगे हम, अम्ल कहेंगे। ओके, देखो, दूसरी परिभाषा क्या है। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो भी क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और कौन से पदार्थ होते हैं वो। तो देखिए, अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में घोलने के बाद क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। तो आपने HCl अम्ल के बारे में सुना होगा और पढ़ा होगा। तो HCl अम्ल को जब तुम जल के अंदर घोलोगे, किसके अंदर घोलोगे, जल के अंदर, यानी कि H2O के अंदर घोलोगे, तो ये क्या करेगा, ये H+ और Cl- में टूट जाएगा, यानी कि विघटित हो जाएगा। इसका मतलब अम्ल क्या करते हैं, इसका मतलब अम्ल जल के अंदर H+ आयन देते हैं। ये क्या है, आयन है। आयन दो प्रकार के होते हैं, एक धनायन, एक ऋणायन। लेकिन जो अम्ल होते हैं वो क्या देते हैं, पॉजिटिव आयन देते हैं, यानी कि धनात्मक आयन देते हैं। ओके, और वो भी क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, अम्लों के कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। तो अम्लों के कुछ उदाहरण दे रखे हैं जो हमारी बुक में भी हैं। वो उदाहरण क्या है? पहला उदाहरण है HCl अम्ल, और दूसरा उदाहरण है H2SO4, तीसरा है HNO3। तो आदि भी हैं, जैसे नींबू, दही आदि। ओके, तो देखिए दोस्तों, एक एरो दे रखा है कि अम्ल को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं। अम्ल को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं दोस्तों एसिड। क्या कहते हैं, एसिड। तो देखिए, अम्ल को अंग्रेजी भाषा में एसिड कहते हैं। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से हुई है। किससे हुई है, एसिडस से हुई है। अम्ल शब्द की, यानी कि एसिड शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। यानी कि एसिडस का अर्थ काहे होता है, खट्टा होता है। कैसा होता है भाई, खट्टा होता है। तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। तो देखिए, आगे पढ़ते हैं। हम अम्ल के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे कि अम्ल के गुण कौन कौन से हैं। तो देखिए, अम्ल के पहले गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अम्लों का पहला गुण क्या है, अम्लों के भौतिक गुण देखने वाले हैं कि भौतिक गुण क्या होते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो कहलाते हैं भौतिक गुण किसी भी पदार्थ के। जैसे कि मैंने इसको देखा, इसका भौतिक गुण क्या हो गया, इस पन्ने का वाइट कलर का है। ठीक है, मैंने इसको छुआ तो थोड़ा टफ है, सॉरी कठोर है ना। तो ये होते हैं भौतिक गुण। तो देखिए, अम्लों के भौतिक गुण क्या हैं। अम्लों के भौतिक गुण हैं, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, जो कि हमने ऊपर भी पढ़ लिया है। आगे देखिए, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो ये बड़ी कंफ्यूजन वाली बात है। मैं आपको लिटमस पत्र भी दिखा दूंगा और बिल्कुल आपको प्रयोग करके भी दिखा दूंगा। ओके, मेरे पास लिटमस पत्र है। तो मैं कहने वाला क्या हूँ कि अम्ल होते हैं ना जो, तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, लाल। तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो इसको याद कैसे करें, तो हमें याद करना पड़ेगा अनिल।
क्या याद करना पड़ेगा? अनिल। तो अनिल का मतलब जो ये ए है इसका मतलब क्या है? ए मतलब होता है अम्ल। क्या होता है दोस्तों? अम्ल होता है। अम्ल क्या काम करता है? नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। इसलिए का मतलब क्या है? लाल। क्या है? लाल। यानी कि अनिल को याद कर लो, आपको अम्ल याद हो जाएगा। कैसे? कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल करता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया है। तो आगे देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था थोड़ी देर पहले और रिएक्शन भी कराई थी कि अम्ल जलीय विलयन में, यानी कि जब अम्ल को जल में घोला जाता है और विलयन बनाया जाता है तो अम्ल क्या काम करते हैं कि जलीय विलयन में वो क्या करते हैं? H+ आयन देते हैं। क्या देंगे? H+ आयन देते हैं। आगे देखो, जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करना, इनका क्या गुण होता है? अम्लों का जलीय विलयन में घुलकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ अच्छी तरीके से। जो बिल्कुल शुद्ध जल होता है ना, जिसका pH कितना होता है? 7 होता है। pH अपन इसी चैप्टर में पढ़ेंगे और जल का pH 7 भी अपन इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो जल का pH होता है ना जब बिल्कुल 7, तो उसमें विद्युत धारा नहीं बह सकती, उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यदि हम अम्ल को डाल देंगे, अम्ल को डालने के बाद जल में अम्ल कैसे घुलेगा? H+ आयन और Cl- के रूप में घुल जाएगा और टूट जाएगा। देखिए, विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? आयनों की जरूरत पड़ती है। तो आयन यहाँ पर बन गए कि नहीं बन गए? बन गए ना, जिससे क्या काम करेगा? अम्ल विद्युत धारा प्रवाहित करने का काम करेगा। तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यदि आपको क्लियर हो गई तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो देखते हैं नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं आगे। तो हम पढ़ने वाले हैं, देखिए दोस्तों, देखिए अम्लों के हमने भौतिक गुण हमने पढ़ लिए हैं और अब पढ़ने वाले हैं अम्लों के रासायनिक गुण। तो देखिए, जब अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, जब भी अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो वहां से निकलती है हाइड्रोजन। यदि आप तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में जिंक धातु डालोगे, क्या डालोगे? जिंक धातु, यानी कि जिंक क्या है? यहाँ पर धातु है। और जब उसकी अभिक्रिया कराओगे तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस को निष्कासित करेगा। क्यों करेगा उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा जब रिएक्शन कराऊंगा। और यहाँ से निकलती है हाइड्रोजन गैस। मतलब कहने का मतलब क्या है मेरा, जब धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो वहाँ से निकलती है हाइड्रोजन गैस। तो आप इनको याद रख सकते हो और आपको मैंने बता दिया किस तरीके से हाइड्रोजन गैस निकलती है जब अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। तो देखिए, अम्ल धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये धातु कार्बोनेट क्या होता है? धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? ये भी मैं आपको इसी लेक्चर में बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा और उनके साथ अभिक्रिया करके भी बताऊंगा। तो देखिए, बोल रहा है कि अम्ल धातु कार्बोनेट। अब ये धातु कार्बोनेट क्या होता है? जब किसी धातु के साथ CO3 जुड़ जाता है, यानी कि देखिए Na2CO3, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है धातु कार्बोनेट। यानी कि देखो, सोडियम क्या है? धातु है और उसके साथ क्या जुड़ गया? CO3 जुड़ गया है, तो ये बन जाता है धातु कार्बोनेट। क्या बन जाता है? ये धातु कार्बोनेट, ये बन जाता है हमारा धातु कार्बोनेट। अभी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है स्टूडेंट्स? देखो मैं बता देता हूँ आपको। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? NaH, यदि बीच में H आ जाता है और CO3 है हमारा, तो ये होता है हमारा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पर क्या आ गया? H आ चुका है, तो ये क्या कहलाएगा? धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ एक बार। देखिए क्या बता रहा हूँ, अम्ल धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस देते हैं? CO2 गैस उत्सर्जित करते हैं। मैं आपको इन सभी अभिक्रियाओं को बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। तो अभी आप इनके रासायनिक गुण एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद ये रिएक्शन ही करने वाले हैं। तो देखिए, अम्ल कुछ धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है? धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल अभिक्रिया करके, देखिए धातु ऑक्साइड क्या होते हैं? जैसे कोई धातु है और उसके साथ क्या जुड़ गया हो? ऑक्सीजन जुड़ गया हो, जैसे कि CaO,
तो यह क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। और यहाँ पर कैल्शियम क्या है, यहाँ पर कैल्शियम धातु है, यहाँ पर धातु क्या है, सोडियम है। यदि धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो धातु ऑक्साइड बन जाता है। तो इनके साथ अभिक्रिया करके कोई भी अम्ल क्या बनाता है, लवण बनाता है। और किसका निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है। यही लिखा हुआ है प्यारे दोस्तों। देखिए, अम्ल कुछ धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। आगे देखिए, अम्लों के कुछ प्राकृतिक स्रोत देख लेते हैं जिनके अंदर क्या पाए जाते हैं, अम्ल पाए जाते हैं। तो देखिए, नींबू के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू के अंदर पाया जाता है साइट्रिक एसिड। कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, सिट्रिक एसिड। आप मेरे को कमेंट करके जल्दी बताओ कि क्या कहलाता है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है, नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल। आगे देखिए, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर होता है वो भी क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है और उसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। देखिए, सिरके के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। जो हमारा दूध होता है भैंस वगैरह का, उसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसके अंदर पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। और इमली आप सभी ने खाया होगा, इमली के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली के अंदर पाया जाता है टार्टिक अम्ल। जो अंगूर के अंदर पाया जाता है वही अम्ल किसके अंदर पाया जाता है, इमली के अंदर पाया जाता है। तो देखिए, सेब के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेब के अंदर पाया जाता है मैलिक अम्ल। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आगे आपको जो भी वीडियो आएगी, वीडियो लेक्चर आएंगे, वो आपको मिल जाए। ओके, आप देखने वाले हैं हम अम्लों के प्रकार। तो देखिए, अम्ल भी कई प्रकार के होते हैं, जिनमें हम पढ़ने वाले हैं 4 प्रकार के। अम्लों के कितने प्रकार, 4 प्रकार। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रबल अम्ल किसे कहते हैं। यानी प्रबल का मतलब क्या होता है, प्रबल का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। ठीक है, अभी ताकतवर कैसे है, हम कैसे पहचाने, तो हम पहचानेंगे जल से। तो देखिए कैसे पहचानेंगे, उससे पहले मैं कुछ अम्ल और हैं उनके बारे में भी एक बार बता देता हूँ। जैसे कि देखो, दुर्बल अम्ल यानी कि कमजोर, सांद्र अम्ल, तनु अम्ल। अभी सांद्र अम्ल क्या होता है और तनु अम्ल क्या होता है, उनके बारे में भी अभी हम थोड़ी देर बाद अध्ययन करने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल से। आप टेंशन मत लेना, बिल्कुल कमेंट कर दो एक बार, बिल्कुल आपको सब कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए, अब पढ़ने वाले हैं हम प्रबल अम्ल के बारे में कि भाई ये प्रबल अम्ल क्या समस्या है। तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा। देखिए, प्रबल अम्ल क्या होता है, बिल्कुल एग्जाम्पल के रूप में। तो देखिए, प्रबल अम्ल होता है यदि हमने कितने अणु लिए, अम्ल के 10 अणु ले लिए। क्या ले लिए, 10 अणु ले लिए, और 10 की 10 अणु किस में टूट जाते हैं, H+ और Cl- में टूट जाते हैं। 10 की 10 अणु, 10 की 10 अणु किस में टूट जाते हैं, H+ और Cl- में टूट जाते हैं। तो ये कहलाता है प्रबल अम्ल। क्या कहलाता है, प्रबल अम्ल कहलाता है। ऐसा अम्ल जिसके जितने भी अणु हैं वो सभी की सभी किस में हो जाएं, आयनित हो जाएं या टूट जाएं, उनको क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल कहेंगे। तो देखिए, वे अम्ल जो जलीय विलयन में यानी कि जल में घोलने के बाद जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। अभी तो बताया मैंने आपको, देखो 10 मैंने अणु लिए, कितने लिए, 10 अणु लिए, और 10 की 10 अणु टूट गए आयनों में। कितने आयनों में, 10 H+ बनेंगे और 10 ही क्या बनेंगे, Cl- बनेंगे। अब आप कहोगे सर ये तो 20 हो गए। अरे यहाँ देखो, 10 तो H हैं और 10 ही क्या है, क्लोरीन है। तो कुल मिलाकर ये कितने हो जाते हैं, ये हो जाते हैं 20। ओके, तो प्रबल अम्ल क्या होते हैं, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। अब इनके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, उदाहरण दे रखे हैं जो प्रबल अम्ल होते हैं। जैसे कि देखिए, HCl प्रबल अम्ल होता है, H2SO4 वो भी प्रबल अम्ल होता है, और HNO3 ये भी क्या होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। अब पढ़ेंगे दुर्बल अम्लों के बारे में। अब दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, इसका जस्ट उल्टा होते हैं। जैसे कि इसमें तो पूर्णतः आयनित हो गए, लेकिन इसमें पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं।
वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित न होकर आंशिक रूप से आयनित होते हैं। आंशिक रूप से मतलब कुछ अणु आयनित हो जाते हैं और कुछ अणु आयनित नहीं होते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो है कि पूरे की पूरे अणु आयनित नहीं हुए। जैसे कि देखो मैं बताऊं आपको, मैंने 10 अणु लिए किसके? CH3 COOH के, यानी कि ये होता है एसिटिक अम्ल। क्या होता है ये? एसिटिक अम्ल। और ये दुर्बल अम्ल है। कौन सा अम्ल है ये? दुर्बल अम्ल है। अगर मैंने इसके 10 अणु लिए और इसके 2 अणु H+ आयन में टूट जाते हैं, बाकी अणु 10 की 10 नहीं टूटते हैं, तो इसका मतलब ये कौन सा अम्ल होगा? ये होगा दुर्बल अम्ल। कैसा अम्ल होगा? दुर्बल अम्ल। ओके, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। तो देखिए मैं आपको कुछ उदाहरण बता रहा हूँ। CH3COOH ये कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। HCCOOH ये होता है फार्मिक अम्ल। और देखिए H2S ये होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। ये सभी तीनों की तीनों कैसे अम्ल होते हैं? ये होते हैं दुर्बल अम्ल, जो जल में घुलने के बाद पूर्णतः आयनित न होकर कैसे होते हैं? आंशिक रूप से। इसका मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था आंशिक रूप का मतलब होता है कुछ आयनित हो जाते हैं और कुछ आयनित नहीं होते। आगे देखो हम पढ़ते हैं सांद्र अम्ल किसे कहते हैं। तो देखिए मैं आपको सांद्र अम्ल के बारे में बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा। देखो मैं आपको बता देता हूँ एक बार एक एग्जाम्पल लेकर। यदि मेरे पास चीनी है, ठीक है, 1 गिलास पानी लिया और ऐसा ही दूसरा गिलास पानी लिया, तो 1 गिलास में मैंने 5 चम्मच चीनी डाल दी। आप बताना इस कमेंट करके इस एग्जाम्पल का उदाहरण। तो देखिए यदि मैंने गिलास के अंदर 1 के अंदर 5 चम्मच चीनी डाली है और 1 के अंदर 2 चम्मच चीनी डाली है, इसका मतलब कौन सा गाढ़ा विलयन होगा? सांद्र का मतलब कुछ नहीं, गाढ़ा होता है। तो कौन सा गाढ़ा विलयन होगा आप बताएंगे मेरे को? आप कहोगे सर कि जिस गिलास के अंदर हमने 5 चम्मच चीनी डाली है, वो विलयन जो बनेगा वो कैसा होगा? सांद्र होगा। और जिसके अंदर 2 चम्मच चीनी डाली है, वो गिलास के अंदर जो विलयन बनेगा वो कैसा होगा? तनु। तनु का मतलब होता है पतला। ओके, तो देखिए वे अम्ल जो जल में अधिक मात्रा में घुले होते हैं और जल की मात्रा कैसी होती है? कम होती है, वो अम्ल कहलाते हैं सांद्र। यानी कि अम्ल की मात्रा ज़्यादा है और जल की मात्रा कम है, तो ये अम्ल कैसे कहलाएंगे? ये अम्ल कहलाएंगे सांद्र अम्ल। ओके, पढ़ लेते हैं एक बार। वे अम्लीय विलयन, यानी कि अम्ल के बने हुए विलयन हैं जिनमें अम्ल की मात्रा अधिक व जल की मात्रा क्या होती है? कम होती है, सांद्र अम्ल कहलाते हैं। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल मक्खन हो गया होगा। तो आगे देखते हैं तनु विलयन के बारे में। सांद्र अम्ल हमने पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे हम तनु अम्ल। तो देखिए तनु अम्ल, तो हम पढ़ने वाले हैं अब तनु अम्ल के बारे में कि तनु अम्ल क्या होते हैं। तो सांद्र अम्ल के बिल्कुल उल्टे होते हैं तनु अम्ल। वे अम्लीय विलयन जिसमें जल की मात्रा अधिक होती है। जल की मात्रा तो क्या होती है? अधिक होती है, और अम्ल की मात्रा होती है कम। यानी कि जल की मात्रा तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसमें अम्ल क्या मिला है? बहुत कम। तो ऐसा विलयन होगा वो क्या कहलाएगा? तनु अम्ल कहलाता है या कहलाते हैं। ओके, तो तनु अम्ल के बारे में आपको बिल्कुल बेसिक से पता लग गया होगा कि तनु अम्ल क्या होता है। तनु का मतलब स्टूडेंट्स पतला होता है, जिसके अंदर पतला कब हो सकता है? पतला जब हो सकता है जब पानी अधिक और अम्ल बहुत कम मात्रा में हो, तब हो सकता है विलयन कैसा? पतला। तो आई होप आपको बिल्कुल यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कल हम अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्षारक, कि क्षारक के बारे में भौतिक गुण देखेंगे, क्षारक किसे कहते हैं, क्षारक के रासायनिक गुण देखेंगे और क्षारक के कुछ प्राकृतिक स्रोत देखेंगे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और यदि आपको PDF नोट चाहिए तो हमको आप बिल्कुल कमेंट कर देना, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो बाय बाय दोस्तों।